हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद, अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। हम सभी लोग जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान के एक प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेशन शुरुआत किया गया है। आज का यह दूसरा प्रैक्टिस सेशन होगा। हम लोगों ने इससे पहले 40 प्रश्न हल कर चुके थे, तो आइए हम लोग 40 से ऊपर 41वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं और ध्यान से समझते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें, शेयर भी कर दें कि जो भी दोस्त हों, आपको जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उन्हें भी ये पता चल जाए और आपको वीडियो दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है, किस तरीके से आपको स्पष्ट है या नहीं है, इसको कमेंट करके भी बताएं। यदि आपको यह स्पष्ट दिखाई और सुनाई दे रहा है तो एक बार इसको कमेंट करके बताएं कि नहीं, हाँ, यह वीडियो सही है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं और आप लोग भी साथ साथ इन सभी प्रश्नों को पढ़ते हुए उत्तर देने का भी प्रयास करिएगा। और जो वर्ड या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उससे कमेंट बॉक्स में या लास्ट में आपको व्हाट्सअप नंबर बताया जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप सभी लोग इसको बताएं कि हमें इस चीज़ नहीं समझ में आया और उस चीज़ को स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक बार बोलिए, शुरुआत किया जाए। हाँ भैया, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सामान्यतः भूजल स्तर में, ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः भूजल स्तर में यदि वर्षा ऋतु में कोई परिवर्तन देखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः भूजल स्तर में वर्षा ऋतु में कोई परिवर्तन देखा जाता है। जी हाँ, क्या देखा जाता है भाई? भूजल धरातल है, इसके नीचे का जो जल है, इसके भू के नीचे जो जल है, इस जल में हम वर्षा ऋतु में क्या देखते हैं? किसमें भाई? वर्षा ऋतु में क्या देखते हैं? और ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? क्या जल ऊपर उठता है या नीचे गिरता है, स्थिर रहता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसके बाद हम लोग उत्तर देते हैं। एक बार पुनः ध्यान देते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछने के तरीके के अनुसार हम लोग उत्तर देंगे तो ये सही होगा। ध्यान दीजिएगा, ये स्थल हो गया, मतलब जमीन हो गई। जमीन के नीचे की बात कर रहा है, जल का, जो जमीन के नीचे भूजल, ठीक है ना? क्या कह रहा है भाई? भूजल स्तर में मानसून वर्षा ऋतु या मानसून वर्षा ऋतु में क्या कोई परिवर्तन देखा जाता है? जी हाँ, जो इसके नीचे जल है, भूमि के अंदर जो जल है, वर्षा ऋतु में यह जल धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, जिससे हम लोग कहते हैं जल लेयर, वाटर लेयर कहते हैं। ये जो लेयर है ये थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगता है, अर्थात करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न के अकॉर्डिंग आप समझेंगे तो आपको उत्तर देने में सरलता और सुगमता होगी। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है? पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है? 4 सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए भाई, बात करते हैं हम लोग जल की। जल हमें 3 रूप में मिलता है, ध्यान दीजिएगा। पहला रूप होता है ठोस, और दूसरा रूप होता है द्रव, और तीसरा रूप होता है गैस। ठीक है, अब यहाँ पर जो पानी का घनत्व की बात हो रहा है, सबसे ज़्यादा घनत्व हमें ठोस में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जल का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ठोस में होता है। तो इसमें तापमान की बात कहा है और घनत्व की बात पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, ताप की बात, टेम्परेचर पूछ रहा है। यदि टेम्परेचर 4 सेंटीग्रेड तक है तो बर्फ यहाँ पर क्या होता है भाई? जमने लगता है। यदि जमने लगता है तो वह ठोस होने लगता है। जब जल ठोस होने लगता है तो जल का घनत्व अधिक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 4 सेंटीग्रेड से
कम तापमान पर, कम तापमान पर। जब 4 सेंटीग्रेड से कम होने लगेगा तो और अधिक ठोस जल होना शुरू हो जाएगा। तो 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जल क्या बढ़ता है भाई, बर्फ बनने लगता है। तो जितना ज़्यादा वह ठोस होगा उतना ज़्यादा घनत्व जल का बढ़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, आइए आगे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है, अच्छी गुणवत्ता का जल सीधे कहाँ से प्राप्त होता है। हमें अच्छी गुणवत्ता वाला मतलब प्योर जल कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र से, नदियों से, झीलों से, वर्षा और भूजल से। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, अच्छी गुणवत्ता का जल हम कहाँ पाएंगे, समुद्र में पाएंगे? जी नहीं, क्योंकि यह नमक युक्त होता है, लवड़ी जल होता है, नमक युक्त होता है, ठीक ना। नदियों की बात किया जाए तो नदियों में तो शुद्ध होता है, लेकिन अब नदियों में शहरों से गंदा नल पानी, शहरों की जो गंदी नालियाँ होती हैं इसी से जुड़ी होती हैं, इसलिए यह गंदा हमें जल मिलेगा। झील क्या की बात है भाई, झील का जल कहीं भी प्रवाहित नहीं होता है, इस कारण यह भी हमें नमक युक्त हो जाता है, ठीक ना। और इसमें हम वर्षा की बात किया जाए तो वर्षा का जल जैसे ही भूजल पे आता है, इसमें लवण क्षार की मात्रा जो होती है वह समा, अर्थात भूजल से, भूमि के अंदर से जो पानी निकलता है वह हमें अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल का स्रोत। ध्यान देंगे, जल का स्रोत कैसे पहचाना जा सकता है। जल का स्रोत कैसे पहचाना जा सकता है, जैसा कि आप सभी लोग गांव घर में देखे होंगे, लोग बोर कराते हैं या कुआं की खुदाई करते हैं तो अक्सर बोर में ही लोग दूसरे से पूछते हैं कि कैसे पहचाने कि हाँ जल मिलेगा, ठीक है ना। तो जल का स्रोत एक तो ये हो गया कि भूमि के अंदर का, लेकिन स्रोत का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, स्रोत, स्रोत मतलब जल कहाँ से पाया जाता है, कहाँ से प्राप्त होता है। तो वर्षा से होता है या हिम के गलने से होता है या भूमि के अंदर से होता है। तो कैसे हम पहचान करेंगे कि कहाँ से होगा, क्या उसका स्थानिक हस्ताक्षर से करेंगे या जो मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों से करेंगे या जल विज्ञानीय सीमाओं से करेंगे या भौतिक आकार से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इस भौतिक जल लक्षणों का हम अध्ययन करेंगे, जल स्रोत का हम अध्ययन करेंगे तो कैसे पहचानेंगे भाई, पहचानने के लिए हमारे पास यह स्थानिक हस्ताक्षर होना जरूरी है, इसलिए हम इसको पहचान सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, 44वें का ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे की ओर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नदियों में क्यों प्रवाह होता है। नदियों में क्यों प्रवाह होता है, क्या प्रवाह होता है भाई, कुछ यहाँ पर प्रश्न पूरा नहीं लिखा गया है। नदियों में क्यों जल प्रवाह होता है, ध्यान दीजिएगा, नदियों का जो जल है वह प्रवाहित क्यों होता है। प्रश्न थोड़ा आधा अधूरा है, इस चीज़ को समझेंगे क्या पूछना चाह रहा है। नदियों में क्यों जल प्रवाह होता है, क्या कारण है कि जल प्रवाह होता है। जल विद्युत बल द्वारा प्रभावित होता है या वायु बल द्वारा प्रभावित होता है या गुरुत्वीय बल द्वारा प्रभावित होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब भी जल प्रवाहित होता है तो ढाल प्रवणता नाम सुनोगे, पहले तो ढाल से होता है, ठीक है ना। पहला प्रमुख कारण क्या है भाई, ढाल। लेकिन ढाल भी बेस मुख्य नहीं है जब तक उसमें गुरुत्वीय बल नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जब तक उसमें गुरुत्वीय बल नहीं लगेगा तो वह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए गुरुत्वीय बल के ही कारण, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल के ही कारण जल नीचे से ऊपर जा सकता है और ऊपर से नीचे आ सकता है। अर्थात नदियों में जल प्रवाह होता है, किसके कारण होता है, वह गुरुत्वीय बल के कारण होता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, जल विद्युत
कहाँ उत्पन्न की जाती है? जहाँ होती है पानी में तरंगे, पानी का मोड़ या झुकाव, पानी की ऊंचाई, दो नदियों का मिलन। ध्यान दीजिएगा, हम जल विद्युत कहाँ उत्पन्न करते हैं? जहाँ क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, हम अधिक से अधिक जल विद्युत वहीं लगाते हैं जहाँ वाटरफॉल होता है। क्या होता है भाई? वाटरफॉल। तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे वाटरफॉल क्या है। वाटरफॉल क्या है? जिसे हम लोग कहते हैं जलप्रपात कहते हैं। अब ये जो जलप्रपात है, ऊपर से जल नीचे की ओर गिरता है। जब जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो यहीं पर हम क्या करते हैं, डैम बना देते हैं। तो डैम ऊपर से नीचे की ओर आएगा, अर्थात पानी की ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए। पानी की ऊंचाई जब ज़्यादा रहेगी तभी वह टरबाइन पर गिरेगा और टरबाइन घूमेगा तो हमें जल विद्युत उत्पादन होगा, अर्थात पानी की ऊंचाई पर बनेगा। यदि इस चीज़ को देखना है आपको तो सोनभद्र के रिहंद डैम में इस तरीके के विद्युत उत्पादन की व्यवस्था की गई है और रिहंद बांध विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध सोनभद्र का स्थल है। बल्कि हम ये बात करें तो ये जो रिहंद बांध है ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 147 और 47 से क्या कह रहा है थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। आइए देते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। वर्षा जल, ध्यान देंगे, वर्षा जल भूमि में अंतःस्पंदित होता है। वर्षा जल भूमि में अंतःस्पंदित होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग गति से बिल्कुल अंतःस्पंदित होता है। आगे भी इसका ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी देखते हैं और ध्यान देंगे। बिल्कुल अंतःस्पंदित नहीं होता है और कभी कभी अंतःस्पंदित होता है। पूरा इस प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्षा का जल, ध्यान देंगे, जो बरसात होती है उसका जल भूमि में अंतःस्पंदित होता है, अर्थात भूमि के अंदर वह जाता है। कैसे जाता है भाई? अलग अलग स्थानों पर अलग गति से जाता है, क्योंकि जो वर्षा का जल होता है बढ़ने के लिए तो सभी जगह होता है, लेकिन वह सभी जगह भूमि के अंदर एक समान गति से नहीं जाता है, अर्थात वह अलग स्थानों पर अलग गति से जाता है। तो करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि जो वर्षा का जल है भूमि के अंदर वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गति से प्रवेश करता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 48 में कहा रहा है कि गंगा का उद्गम कहाँ है? ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर, गंगोत्री या भीमकोंडा। तो इसके लिए एक पीडीएफ हमने बनाया हुआ है, थोड़ा सा आइए उस पीडीएफ को हम लोग देखते हैं। वैसे मुख्यतः माना जाता है तो गंगोत्री में ही, गंगा का स्थान गंगोत्री में। तो यमुना का आप सभी लोग बताएंगे, यमुना का उद्गम कहाँ हुआ है? ठीक है, यमुना का कहाँ हुआ है? और साथ ही साथ आप बताएंगे उद्गम सिंधु का उद्गम कहाँ से हुआ है। साथ ही साथ बताएंगे आप सोन का उद्गम कहाँ है। ये सभी, तो थोड़ा सा हम सभी लोग गंगा नदी के बारे में एक नोट्स आपको पीडीएफ दिखाते हैं और आइए उसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और बारीकी से अध्ययन करते हैं। आइए भाई देखते हैं, हम लोग इसको बारीकी से देखते हैं और इस बारीकी में हम लोग देखते हैं भाई। गंगा का उद्गम तो हम लोग मानते नहीं गंगोत्री से हुआ है, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा, उससे पहले आपको कुछ दिखाया जा रहा है और ये देखिएगा। तो चलिए भाई हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर यमुनोत्री और यहाँ पर गंगोत्री, ठीक है ना। इस चीज़ से हम लोग देख रहे हैं इसका उद्गम स्थल यहाँ है। इसमें विभिन्न प्रकार की नदियाँ हैं, ठीक है ना। इसका एक वीडियो आप सभी लोगों को मिलेगा। तब तक हम लोग आइए इसको, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री से हुआ है, ठीक है ना। गंगोत्री हिमानी और एक इधर से नदी आती है केदारनाथ, देख रहे हैं ना,
विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग ना, रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग है। ठीक है, और आइए हम सभी लोग देखते हैं। और इसी तरीके से ये तो हम सभी लोगों ने देख लिया गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है भाई, गंगोत्री से होता है। ठीक है, गंगा नदी उद्गम पर और उनकी सहायक नदियों पर एक वीडियो आपको उपलब्ध जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 49वें पर, और 49वां क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। भूगर्भ जल के नीचे अलग अलग गहराइयों पर पाया जाता है। भूगर्भ मतलब भूमि के अंदर, ठीक है ना, जल भूमि से नीचे अलग अलग गहराइयों में पाया जाता है, हाँ या नहीं? हाँ नहीं में करना है। जो भूगर्भ का जल भूमि के नीचे अलग अलग गहराइयों में पाया जाता है, जी हाँ, अलग अलग गहराइयों पर। निश्चित नहीं है कि वह यहाँ पर 100 फीट पर मिला है तो यहाँ पर भी 100 फीट पर मिले, ऐसा नहीं है। यहाँ 80 फीट पर भी हो सकता है, तो यहाँ 400 फीट पर भी हो सकता है। इसलिए जो क्वेश्चन कह रहा है हाँ और नहीं में पूछा है, अर्थात भूमि का जो जल है वह नीचे अलग अलग गहराइयों में पाया जाता है, ये करेक्ट हाँ है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50वें नंबर का। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो हम सभी लोग यदि विश्व का मैप देखें तो उस विश्व के मैप में हिंद महासागर एक ऐसा है जो उत्तरी अमेरिका को टच नहीं करता है। यदि आपको थोड़ा सा मैं प्रयास करूं तो दिखाने का प्रयास करता हूं, या यही बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, आप सभी लोग देखिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई, क्योंकि हिंद महासागर को ही मैं इंडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि हिंद महासागर जो है वह उत्तरी अमेरिका से स्पर्श नहीं करता है। तो आइए हम सभी लोग देख रहे हैं, ये भारत का मैप है, ठीक है, और ये इस तरीके से देख रहे होंगे। और इधर क्या है भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हिंद महासागर यहाँ है, यहाँ कौन सा भाई, हिंद महासागर है। यदि आप मैप पूरा पढ़े होंगे तभी ये मैप समझ पा रहे होंगे। देखिए इंडिया है, ठीक है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, ठीक है ना, ये एशिया महाद्वीप। आगे की इधर बात किया जाए तो इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो इसी के बीच में ही है हिंद महासागर, जो अमेरिका से टच नहीं करता है, अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर होगा हिंद महासागर। क्या होगा भाई, हिंद महासागर, करेक्ट। आइए आगे की ओर हम लोग देखते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको प्रयास भी कर रहा हूँ। चलिए एक नोट दिखा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, और ये हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि देखने के लिए कि उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं यहाँ पर है और हिंद महासागर यहाँ पर है, तो यहाँ से किसी भी तरीके से तालमेल इसका नहीं बैठ रहा है। यह है अफ्रीका महाद्वीप, यह है एशिया, और इधर है ऑस्ट्रेलिया। और अमेरिका के बारे में पूछ रहा है कि अमेरिका क्या उससे सटा हुआ हिंद महासागर से, तो हिंद महासागर से अमेरिका नहीं सटा हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं, पढ़ते हैं। बेरिंग जल डमरू मध्य किन स्थल भागों को अलग करता है? जल डमरू मध्य को हम लोग जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जल संधि कहते हैं। जल संधि क्या होता है, जब दो जल राशियां एक इधर हों और एक इधर हों, ये आपस में जब कनेक्टिविटी करते हैं, जोड़ते हैं, तो इन्हें को जल संधि कहते हैं। जल डमरू मध्य किसे कहते हैं, जब दो जलाशय को आपस में जोड़ते हैं उसे जल डमरू मध्य या जल संधि कहते हैं। लेकिन इसमें कौन सी जल संधि पूछ रहा है, आइए ध्यान देते हैं। बेरिंग जल संधि
किन स्थलों को अलग करता है? भारत और मलेशिया को, मलेशिया और मोजाम्बिक चैनल को, यूरोप तथा अफ्रीका को, एशिया तथा अमेरिका को। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, उत्तर देने से पहले हम एक बार इसको मैप में देखते हैं। मैप में देखते हैं तो आप लोग समझेंगे ही कि बेरिंग जल संधि कहाँ है। आइए हम सभी लोग एक बार इसको मैप में देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, जो पूछ रहा है बेरिंग जल संधि। क्या पूछ रहा है भाई? बेरिंग जल संधि। हाँ दोस्तों, क्या पूछ रहा है भाई? बेरिंग जल संधि पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक महाद्वीप इधर है, एक महाद्वीप इधर है, इसी के बीच में ये बेरिंग सागर है, बेरिंग स्ट्रेट है, जिसे हम लोग जल संधि कहते हैं। तो किसको जोड़ता है या किसको अलग करता है ये पूछा जाए तो बीच में जलाशय है, तो किसको अलग कर रहा है? उधर इधर अलास्का हो गया और उधर रूस हो गया। तो रूस होता है एशिया में, ध्यान देंगे। रूस कहाँ होता है भाई? एशिया में। और इधर कौन सा महाद्वीप है? अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ठीक ना। अर्थात जो प्रश्न पूछ रहा था किसको अलग करता है, तो एशिया को यूरोप से अलग करता है। कौन करता है भाई? बेरिंग सागर, ठीक ना। और थोड़ी सी बात कर लिया तो यहाँ बेरिंग सागर है और यहाँ चुकची सागर, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना। आइए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अगर वो कह रहा है 52 नंबर को देखते हैं हम लोग ध्यान से। निम्न में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को स्पर्श करता है, दूसरी ओर अमेरिका को? ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा महासागर है जो एक ओर एशिया को स्पर्श करता है, दूसरी ओर अमेरिका को? क्या आंध्र प्रदेश है? महासागर पूछ रहा है तो प्रदेश नहीं हो सकता। प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, क्योंकि महासागर में एक प्रदेश का नाम दे दिया है। हिंद महासागर को देख लिया जाए तो हिंद महासागर एशिया को तो टच करता है, लेकिन अमेरिका को भी आप मैप में देखे हैं उसको टच नहीं करता है। तो कौन सा टच करता है भाई? प्रशांत महासागर। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका को स्पर्श करता है, छूता है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। डॉल्फिन चैलेंजर कटक या रीज स्थित है? ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर जब हम लोग पढ़ेंगे, अटलांटिक को ही हम लोग अंध महासागर कहते हैं, उस महासागर को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से उसमें देखेंगे बीच में कुछ सफ़ेद दिखाई देगा जो पूरे यस आकार का फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम मैप बनाने का प्रयास करते हैं और इस मैप में आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। ये हो गया उत्तरी अमेरिका और यहीं से हम लोग थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाने का बाद दक्षिणी अमेरिका, और इधर हम लोग बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग डिवाइडेड करें तो ये ध्यान दीजिएगा, इसी के बीच में ऐसे ऐसे यस आकार में फैला हुआ बड़ा सा एक कटक है, ठीक है ना, रिज है। इस रिज को, ये रिज कहाँ है? चैलेंजर कटक कहते हैं इसको। ये कहाँ है? तो ये देख रहे यस आकार का कौन सा महासागर है भाई? वो है अंध महासागर। कौन सा महासागर भाई? अंध महासागर। इसी को अंग्रेजी में अटलांटिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अटलांटिक कहते हैं। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं कौन सा है भाई। चल, क्या अटलांटिक महासागर में है या आर्कटिक महासागर में है या प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में? तो आपको बताया गया ये कहाँ भाई? अटलांटिक महासागर में है, ठीक है ना। आगे आगे की ओर हम लोग चलते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, पढ़ते हैं। 54 क्या कह रहा है? समुद्र की ज्ञात अधिकतम गहराई कितनी है? समुद्र की ज्ञात मतलब जो अभी तक ज्ञात किया गया है, मालूम किया गया है, गहराई नापी गई है, वह कितनी है? तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी तक 11,033 मीटर अभी तक मेरियाना गर्त की, ध्यान दीजिएगा किसकी भाई? मेरियाना गर्त की
मेरियाना गर्त की गहराई नापी गई है। कितना है भाई? 11,033 मीटर। यदि इसी को हम लोग किलोमीटर में बदलें तो 11 किलोमीटर प्लस 33 मीटर होगा। तो ऑप्शन को देखते हैं, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और 22 किलोमीटर। तो क्या होगा आंसर भाई? जो समुद्र की अधिकतम गहराई है वो कितनी है? 11 किलोमीटर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55, निम्न में से कौन सी द्रोणी अटलांटिक महासागर में नहीं है? कौन सी द्रोणी अटलांटिक महासागर में नहीं है? गुआना द्रोणी, बर्ड अंतरीप द्रोणी, मेरियाना द्रोणी और अगोलो द्रोणी। अटलांटिक महासागर की बात कर रहा है। अभी हम मेरियाना गर्त की बात की, मेरियाना द्रोणी की, तो ये कहाँ है भाई? ये प्रशांत महासागर में है। किसमें है? प्रशांत महासागर में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि जो मेरियाना गर्त है वही अंध महासागर में नहीं है, तब यह कहाँ है भाई? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। महाद्वीपों के तट के समीप जलमग्न भागों को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। महाद्वीपों के तट के समीप जलमग्न भाग को क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। क्या उसे महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, महासागरीय गर्त कहते हैं या गंभीर सागरीय मैदान कहते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से हम लोग चलते हैं। ये स्थल हो गया और हम धीरे धीरे समुद्र की ओर जाते हैं, मैदान का निर्माण होता है। अब इस तरीके की कुछ आकृतियां बनती हैं। इसमें पूरा जल भरा होता है, ध्यान देंगे, इसमें पूरा जल भरा रहता है और जल भर जाने के कारण ही इसे महासागर कहते हैं। और ये क्या होता है भाई? यह स्थल होता है। ठीक है, इस स्थल से जैसे ही हम लोग आते हैं तो पहले तट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? तट मिलेगा। तट मतलब किनारा। तो तट के समीप ही पूछ रहा है। किसके समीप पूछ रहा है भाई? तट के समीप जलमग्न। अब जलमग्न तट मिलेगा, फिर हमें आगे चलेंगे तो ढाल मिलेगा, फिर आगे चलेंगे तो हमें पठार मिलेगा अर्थात मैदान भी मिलेगा, फिर इसके बाद हमें गर्त मिलेगा। तो यहाँ गर्त मिलेगा, यहाँ हमें पठार मैदान मिलेगा, ठीक है ना, और हमें मग्न तट, मग्न ढाल हो जाएंगे, मग्न तट किनारा। तो जो जल की अंदर ही हम प्रवेश कर रहे हैं तो क्या मिलेगा वहाँ? क्या मग्न ढाल या मग्न तट या मग्न सागरीय गर्त या महासागरीय मैदान? तो हमें मग्न तट पूछ रहा है, जल भाग को। तट के समीप क्या मिलेगा भाई? मग्न तट ही मिलेगा हमें, महाद्वीपीय मग्न तट मिलेगा, कॉन्टिनेंटल तट मिलेगा हमें। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 57 की ओर। क्या कह रहा है भाई? उसको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं और इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस प्रश्न को नोट भी बना सकते हैं या नोट नहीं बना रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास भी करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका उत्तर कितना सही है और कितना आपको समझ में आया। जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर आपको बताया जा रहा है 94 51 91 26 21। इस चीज़ को आप जो चीज़ हो उस चीज़ को नोट करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका उत्तर आपको मिलेगा। इतनी पढ़ाई हम लोग पढ़ेंगे, इतनी मत डालेंगे कि कोई भी वो प्रश्न ऐसा हो जो न छूटे, ठीक है ना, और सभी प्रश्नों पर हमारी पकड़ मजबूत बनी रहे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है भाई? किस महासागर में सबसे अधिकतम व विशेष चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं? आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, अंटार्कटिका महासागर में और अटलांटिक महासागर में। यहाँ जो आंध्रा लिखा है तो आंध्रा प्रदेश मत समझिएगा, इसका मतलब होता है अंध, ठीक है ना। क्या होता है भाई? अंध। और करेक्ट आंसर यही है, अर्थात जो सबसे चौड़ा और अधिक विशेष मग्न तट पाए जाते हैं
और अंध महासागर में ही पाए जाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से इसको पढ़ते हैं, देखते हैं 58 को। महासागरीय जल का कौन सा भाग सबसे अधिक विस्तृत है? महासागरीय जल का कौन सा भाग सबसे अधिक विस्तृत है? मग्न महाद्वीपीय मग्न ढाल, अगाध महासागरीय मैदान, मग्न तट चबूतरा या कंदराएं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा अधिक विस्तृत फैलाव किसका सबसे ज़्यादा है? तो सबसे अधिक फैलाव किसका है भाई? महासागरीय मैदान का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पर्वतीय तट के निकट महाद्वीपीय चबूतरा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा 59 को। क्या छिछला होगा, कटा फटा होगा, अधिक चौड़ा व गहरा होगा या सकरा होगा? पर्वतीय तट के किनारे, ध्यान दीजिएगा, कहाँ भाई? पर्वतीय तट के नीचे जिसका मग्न तट है वो कैसा होगा? पर्वत तट के किनारे जो महाद्वीपीय मग्न तट होगा वह कैसा होगा? सकरा होगा। तो करेक्ट आंसर डी है भाई, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर डी है। समझने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर महाद्वीप होते हैं और उस महाद्वीपों में पर्वत है तट पर, तो वहाँ पर जो मग्न तट होगा वह कैसा होगा? सकरा होगा। सकरा का मतलब नैरो समझ रहे होंगे आप लोग, कम चौड़ा होगा। ठीक है ना, कम चौड़े को ही कहा सकरा कहा जाता है। महासागरीय कटक श्रेणियाँ पाई जाती हैं। महासागरीय कटक श्रेणियाँ पाई जाती हैं महासागरों के पूर्व में, अनियमित दिशा में, प्राय मध्यवर्ती भाग में या पश्चिमी तट के निकट। ध्यान दीजिएगा, महासागरीय कटक पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है भाई? जो कटक होते हैं महासागरों के मध्य में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, आपको मैप दिखाया गया कि इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इसी के बीच में जो कटक ऐसा आकार का पाया गया था, कहाँ पाया जाता भाई? इसी के बीच में पाया जाता है। ठीक है ना। तो मध्यवर्ती भाग के बीच में पाया जाता है क्या चीज़? कटक पाया जाता है। जो कटक की श्रेणियाँ होती है वह मध्यवर्ती भाग में पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 और ये क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। महासागरीय कटक श्रेणियाँ पाई जाती हैं। महासागरीय कटक श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, महासागरीय कटक श्रेणियाँ पाई जाती हैं महासागरों के पूर्व में, अनियमित दिशा में, प्राय मध्यवर्ती भाग में या पश्चिमी तट के किनारे। तो ये बताया गया आपको कहाँ पाया जाता है भाई? मध्यवर्ती भाग में। आए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? अधिकांश ज्वालामुखी निर्मित द्वीप फैले हुए हैं। अधिकांश ज्वालामुखी निर्मित द्वीप कहाँ फैले हैं? हिंद महासागर के दक्षिण में, उत्तरी महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या मध्यवर्ती प्रशांत महासागर में। तो ध्यान देंगे, जो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं भाई? प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। ध्यान देंगे, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर को ध्यान देंगे, प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। उसे अग्नि वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि वलय कहते हैं। आग का घेरा कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर के मध्यवर्ती भागों में जैसे बात किया जाए, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, पूर्वी तिमोर और इरियन जया द्वीप, ठीक ना, इन सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो द्वीप हैं वह ज्वालामुखी द्वीप हैं। अर्थात प्रशांत महासागर के मध्यवर्ती भागों में सबसे ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं, ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं इसको भाई। सेंट पॉल एम्स्टर्डम पठार कहाँ स्थित है?
सेंट पॉल, ध्यान देंगे, सेंट पॉल एम्स्टर्डम पठार कहाँ है? क्या उत्तरी अटलांटिक में है, क्या यह हिंद महासागरों में है, या यह पूर्वी प्रशांत महासागर में है, या दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है? सेंट पॉल एम्स्टर्डम पठार एक महासागरी पठार है और यह महासागर हिंद महासागर में पाया जाता है। तो हिंद महासागर के किस क्षेत्र में है? तो हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में यह पठार पाया जाता है। ठीक है, हिंद महासागर के। अभी आप लोगों को एक मैपिंग वर्क होगा इसी में थोड़ा सा, तो इन सभी प्रश्नों का एक संग्रह हम भेजेंगे उसमें, ठीक है ना, मैपिंग वाले में, तो आपको देखने में समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। और थोड़ा सा जो महासागरों के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो एक बार उसका डिटेल अध्ययन कर लेंगे तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आपको सुगमता होगी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सेंट पॉल जो एम्स्टर्डम पठार है वह कहाँ है? हिंद महासागर में है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 64। इसको ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है भाई। मध्य महासागरीय श्रेणियों कटकों का अधिकांश विस्तार मिलता है, कहाँ मिलता है? अटलांटिक व हिंद महासागर में, प्रशांत व हिंद महासागर में, आर्कटिक व अंटार्कटिका महासागर में, और अगला ऑप्शन इसका है प्रशांत महासागर में। ठीक है ना, कि प्रशांत महासागर में। ताकि हम सभी लोग देखते हैं मध्य महासागरीय कटक जो पाए जाते हैं वह सबसे ज़्यादा अटलांटिक महासागर अर्थात अंध महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है ना, कहाँ पाए जाते हैं भाई? अंध महासागर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बीच वाले में, ठीक है ना, महासागर में। लेकिन अब ऑप्शन की बात किया जाए तो जितने भी ऑप्शन हैं उसमें अटलांटिक तो है, लेकिन अटलांटिक तो है लेकिन उसके साथ हिंद महासागर जोड़ दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 165 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा है भाई। प्रशांत महासागर का नितल बना है बेसाल्ट चट्टानों का बना है, ग्रेनाइट चट्टानों का बना है, अब निकल धातु पिंड का बना है, या कठोर अवसादी चट्टानों का बना है? तो चलिए भाई ध्यान देंगे, जितने भी महासागरीय क्षेत्र हैं वो किससे बने हैं भाई? बेसाल्ट से बने हैं। और जो महाद्वीपीय हैं वो किससे बने हैं? ग्रेनाइट से बने हैं। ये याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं अगर फिगर की बात किया जाए तो यहाँ लिखें महाद्वीप किससे बने हैं, तो महाद्वीप किससे बने हैं भाई? वो ग्रेनाइट से बने हैं। अब महासागर किससे बने हैं? बेसाल्ट से बने हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। बेसाल्ट अर्थात भूमि के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, अर्थात जो प्रशांत महासागर का नितल है वह किससे बना है? बेसाल्ट से बना है, अर्थात आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइफ तट रेखा किसे कहते हैं? चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। हाइफ तट रेखा बनती है, कहाँ बनती है? हिमानी की जमाव क्रिया से, वायु द्वारा तटीय भागों में जमाव क्रिया से, या लहरों के कटाव से, रासायनिक अपरदन से? ध्यान देंगे, हाइफ नट रेखा बनती है, कहाँ बनती है? ध्यान देंगे, हाइफ तट रेखा जो बनती है वह वायु द्वारा तटीय भागों के जमाव की क्रिया से बनती है, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। फ्योर्ड का सुंदर उदाहरण है भाई। फ्योर्ड किसे कहते हैं? बहुत फ्योर्ड तट का सुंदर उदाहरण है। आइए हम सभी लोग देखते हैं, जो फ्योर्ड का निर्माण होता है वह बर्फीले क्षेत्रों में होता है, और फ्योर्ड का मतलब होता है कटे फटे भूमियों का भाग। ये सबसे ज़्यादा कटा फटा भाग कहाँ होता है? नॉर्वे में होता है। ठीक है ना, और नॉर्वे के किस क्षेत्र में होता है? तो पश्चिम में होता है। ठीक है ना, तो आइए भाई देखते हैं, वो ऑप्शन देखते हैं। नॉर्वे का उत्तर पश्चिमी तट, जर्मनी तट, मैक्सिको का खाड़ी तटीय भाग, चीन का तट। तो ये जो होता है फ्योर्ड तट, यह नॉर्वे के पश्चिमी तट में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अर्थात करेक्ट आंसर ए होगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन 68।
डाल्मेशियन तटरेखा बनती है कहाँ बनती है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तटीय लहरों के गहरे अपरदन से, खाड़िया व भृगु बनने से, तटीय श्रेणियों के निमज्जन आदि से डूबने से, या हिमानी घाटी के डूबने से। डाल्मेशियन तट बनती है कहाँ बनती है? आइए हम सभी लोग देखते हैं। ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया, अब उत्तर करने का प्रयास करते हैं। जो तट होता है वह कहाँ होता है भाई? तट तटीय क्षेत्रों में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान दीजिएगा, तटीय श्रेणियों में निम्न जन आदि के डूबने से। जो डाल्मेशियन तट होता है, कोई भाग उभरा हुआ है, यदि वह जल में डूब गया है तब उसको डाल्मेशियन तट कहते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग चीज़ और देखते हैं हम लोग कि जो भ्रंश होते हैं, भ्रंश पहले जो सीधा है उसके अगल बगल का भाग दब जाए, या भ्रंश है यही भाग ऊपर उठ जाए। ठीक है ना, देखिए कई प्रकार के भ्रंश होते हैं। या भ्रंश है सामने वाला भ्रंश स्थिर है, यही नीचे दब जाए। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो भ्रंश होते हैं, तो यहाँ पर जब जल में होते हैं निम्नजन और उम्नजन भी कहते हैं। जो नीचे दब जाता है उसे निम्नजन, और उजन में जो ऊपर उठ जाता है उसे उम्नजन में कहते हैं। तो नीचे दब जा रहा है, तट रेखा क्या बनती है भाई? नीचे दब जाने से, जो नीचे दब जाता है उसे डाल्मेशियन तट रेखा कहते हैं। आइए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 69 को ध्यान से हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। अधिकांशतः कटी फटी व निम्न जन वाली तटरेखा कहाँ बनती है? प्रशांत तुल्य तटरेखा में, ज्वालामुखी से बनी तटरेखा में, या अटलांटिक तुल्य रेखा में, या पूर्वी भाग की तटरेखा में? ध्यान दीजिएगा भाई, पूर्वी तटरेखा की बात किया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन उससे पहले महासागरों का नाम लिया जाए तो पहले महासागर को ही देखा जाता है। तो जो कटा फटा अत्यधिक तट है वह है अटलांटिक महासागर का। यदि आप देखिए मैप, एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को देखिए, और आप एशिया और यूरोप को यूरोप और अफ्रीका को देखिए, तो कितना कटा फटा भाग है। इस कटे फटे भाग निम्नजन तट रेखा कहलाती है, और यह कहाँ है भाई? अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, या आपको हम पीडीएफ दिखाने का प्रयास भी करते हैं। ये देख रहे हैं भाई, अंध महासागर कितना कटा फटा ये भाग है, पूरा यहाँ तक जाएगा, और ये कटा फटा भाग पूरा यहाँ तक जाएगा। तो सबसे लंबा भाग कटा फटा अंध महासागर का ही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों ने समझ लिया भाई, कटा फटा भाग किसका है? अटलांटिक महासागर का कटा फटा भाग है। ठीक है, अटलांटिक महासागर कटा फटा भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिया नामक समुद्री तट चौड़ी में से बना है, चौड़ी खाड़ी में बना है, किसके किनारे मामूली कटाव वाले क्षेत्र होते हैं? पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है, तो हम लोग एक बार इसको पूरा प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और चलिए भाई, रिया नामक समुद्री तट चौड़ी खाड़ी से बना है, जिसके किनारे मामूली कटाव होते हैं, और जो बने हैं किससे बने हैं? नदियों से बने हैं, ग्लेशियर से बने हैं, समुद्री जल से बने हैं, या इनमें से कोई नहीं। जो समुद्र तट पर चौड़ी खाड़ी बने हैं वह नदियों से बने हैं, क्योंकि जो नदी समुद्र में आकर के मिली हैं वह अपना चौड़ा खाड़ी का निर्माण करती हैं। अर्थात करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा, ये इज द करेक्ट आंसर, नदियों से। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख। आए भाई अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पानी के समानांतर पर्वत श्रेणियों के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? डाल्मेशियन कहते हैं, फियोर्ड तट कहते हैं, रिया कहते हैं, या अंटार्कटिक? तो आइए हम सभी उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई? डाल्मेशियन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अभी ध्यान दीजिए भाई, आपको पहले ही डाल्मेशियन के बारे में बताया गया था, वह क्या है उसके बारे में
जैसा कि आपको बताया गया कि डाल्मेशियन क्या है, पानी के समानांतर पर्वत श्रेणियों में डूबने से जो तट बनता है, तभी आपको डाल्मेशियन के बारे में बताया गया और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डाल्मेशियन होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा समय वीडियो बनाया जाएगा तो आपको भी ऊबन लगेगी, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट देखते हैं। 72, रिया तटों का निर्माण किस प्रकार से होता है? हिमानीकृत उच्च धरातल के आंशिक निम्नजन से, या हिमानीकृत अपर्दन सिर रहित उच्च धरातल के आंशिक निम्नजन से, या सागरीय तटों के समानांतर विस्तृत पर्वतीय भागों के निम्नजन से, या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। रिया तट के बारे में बताया गया, तो आपको बताया गया रिया तट क्या होता है भाई। रिया तट क्या होता है? हिमानी अपर्दन से, ध्यान दीजिएगा, हिमानी अपर्दन से रहित उच्च धरातल के आंशिक निम्नजन से। साथ करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट कर लेते हैं, समय ज़्यादा हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग भाई। समुद्र में डूबी हिम घाटियों वाले तट को कहते हैं, समुद्र में डूबी हिम घाटियों को क्या कहते हैं? हिमोड कहते हैं, फ्योर्ड कहते हैं, एस्कर कहते हैं, या केम कहते हैं। फ्योर्ड जैसा कि भी हम लोग बताए हैं, फ्योर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये कहाँ है भाई? नॉर्वे वाले क्षेत्र में पाया, नॉर्वे के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, फ्योर्ड तट। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 74 भाई, ध्यान से पढ़ते हैं। 74 क्या कह रहा है? हमें 80 क्वेश्चन को पूरा करना है भी। 74 नंबर पर आ गए हैं। आज का भी 80 क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट वीडियो में भी 40 थे, तो सेकंड में भी 40 होना जरूरी है, ठीक है ना। आइए हम सभी लोग देखते हैं। महासागरों में डूबने, महासागर में सबसे अधिक गहराई प्रशांत सागर के मेरियाना गर्त की है, जो है कितना किलोमीटर है भाई? आपको बताया गया है। क्या समुद्र तल से 9200 मीटर है, या समुद्र तल से 1290 मीटर है, या समुद्र तल से 11,033 मीटर है? इनमें से कोई नहीं। आपको पहले ही बता दिया गया, अवगत भी हो गया है कि समुद्र में जो मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में, उसकी गहराई 11,033 मीटर है, अर्थात करेक्ट आंसर सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 को देखते हैं भाई। 75 क्या कह रहा है? भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता, क्या कहलाता है? महाद्वीपीय छज्जा, तट या शेल्फ कहा जाता है, महाद्वीपीय द्वीप कहा जाता है, या मोगा द्वीप कहा जाता है, या इसमें से कोई नहीं। तो जो 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है और तट से जुड़ा हुआ होता है, डूबा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो हम महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वो महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। लेकिन ऑप्शन में आपका महाद्वीपीय छज्जा तट शेल्फ अंग्रेजी में लिख दिया है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक ना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थलाकृति समुद्र नीतल से संबंधित है? किससे भाई? समुद्री नीतल से संबंधित है। ट्रेंच है, स्टैक है, स्केटरी है, या मियांडर है। तो ध्यान दीजिएगा, समुद्री स्थलाकृति या ट्रेंच मतलब गर्त या खाड़ी होता है, तो ट्रेंच ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रेंच मतलब खाड़ी, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत सागर में स्थित नहीं है? मेरियाना, सुंडा, टोंगा, या अल्यूशियन? ध्यान दीजिएगा, सुंडा गर्त की बात किया जाए तो पूछ रहा है प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर में भी, प्रशांत महासागर में भी, प्रशांत महासागर में है। सुंडा कहाँ है? तो सुंडा हिंद महासागर में है, ठीक ना। सुंडा कहाँ है भाई? हिंद महासागर में है, अर्थात करेक्ट आंसर यही होगा। पूछा है नहीं, तो नहीं कौन है? सुंडा, जो बी ऑप्शन है वह करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को कहते हैं? मोनोडाइक कहते हैं, गोवट कहते हैं, एंसेलबर्ग कहते हैं, जेवनेन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समतल
चोटी वाली समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को कहते हैं गुवाट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गुवाट कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। अभी इसको आपको वीडियो एक PDF की तरह दिखाते हैं कि गुवाट क्या होता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। विचर्चा किया गया था, ठीक है ना। और ये देख सकते हैं वीडियो। और इसमें आप गुवाट की बात किया जाए तो गुवाट देख रहे हैं ना, समुद्र तट में गुवाट है, ठीक है ना। गर्त ये है, कटक है, मैदान है, मग्न ढाल है, मग्न तट है। एक केंद्रीय भार जो कटक होता है ये है, ठीक है ना। तो आइए हम सभी लोग इसको देखें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक और मैपिंग देखते हैं। इस मैपिंग में देखिए हम लोग समझते हैं। जैसे कटक की बात किया गया तो ये सब देख रहे हैं ना, कटीले हुए भाग। ये उत्तरी अमेरिका, ये हिंद महासागर है, ये अंध महासागर, इधर प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर। ऊपर क्या है भाई? आर्कटिक महासागर है, ठीक है। और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हम लोगों ने देखा गुवाट क्या होता है, समझ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महासागरीय गर्त सामान्यतः कितने गहरे होते हैं? 2000 मीटर गहरे होते हैं, 5500 मीटर गहरे होते हैं, 3000 मीटर गहरे होते हैं, या 6500 मीटर गहरे होते हैं? तो 5500 मीटर गहरे होते हैं। करेक्ट आंसर सी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आज का यह अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। किसी भी समस्या का समाधान के लिए आप 94 51 91 26 21 पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और साथ ही साथ आपको ये बताया जाए, इस चीज़ का यदि किसी परीक्षार्थी को PDF चाहिए तो वह अमरेश एकेडमी टेलीग्राम, किस पर भाई? आप टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लेंगे और आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। तो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा। एक ज्ञात स्तर के ऊपर के भाग की विभिन्न ऊंचाइयों और गहराइयों को उचित ढंग से प्रदर्शित करने का माध्यम है। हिप्सोमेट्रिक वक्र है, यस वक्र है, या लॉरेंज वक्र है, या बारंबारता वक्र है। लॉरेंज वक्र और यस वक्र, ये बारंबारता वक्र, ये सब तीनों क्या होते हैं? ये आपको इकोनॉमिक्स में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई और गहराई को प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा है? हिप्सोमेट्रिक वक्र है। करेक्ट आंसर आज का ए, ठीक है ना। ए इज द करेक्ट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न। अब फिर मिलेंगे अगले प्रश्न में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।